नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास थोड़ी सी हटकर है। आज हम सिर्फ कथन, कारण और कूट के जो प्रश्न हैं साथियों, ये जो प्रश्न है पहले यूपीएससी पूछा करती थी, पर आजकल जो लोकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एसएससी का हो या अन्य कोई बैंकिंग वगैरह का हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड शुरू हो गया है। तो साथियों, क्यों ना हम आज से ही शुरू करें ऐसे प्रश्नों की जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं। तो ये प्रश्न साथियों ये पूछा गया था यूपीएससी प्री 2012 के अंतर्गत ये एग्ज़ाम में आया था। तो अब देखिए, इसमें पहला है साथियों कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वे द्वैध शासन की व्यवस्था। फिर इसके बाद में साथियों दूसरा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो साथियों देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें अगर इन तीनों में से एक भी नहीं आ रहा है या आ रहा है तो उसके आधार पे हम शुरू करेंगे। तो इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है साथियों। देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारत शासन 1919 अधिनियम का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। तो उस समय ये अधिनियम आया था, इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। तो बिल्कुल सही हो गया। फिर देखिए दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तो ये साथियों ये आया था 1909 के, जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उस समय। जो मार्ले वो भारत के सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे, तो उस समय ये आया था। तो ये गलत है कथन, विशेषता नहीं है किसकी, 1919 अधिनियम की। अब 1919 अधिनियम की ये विशेषता नहीं है तो तीसरा पढ़िए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी थी। तो अब हमें हल करना है दो के आधार पर। जिन में भी दो आ रहा है उसको आप काट दीजिए। देखिए, दो इसमें आ रहा है ये कट जाएगा, दो इसमें आ रहा है ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है साथियों, तो 1 व 3, तो 1 व 3। अब हमारे पास में ये है, तो हमें पता है कि 3 भी सही है 1 भी सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न, इसमें सारे प्रश्न साथियों कूट और कथन और कारण से हैं। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये बिल्कुल सही है साथियों। देखिए, पहले तो वेवेल योजना पे हम चर्चा कर लेते हैं। वेवेल योजना आई थी 14 जून 1945 के दिन आई थी साथियों। देखिए, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए ये योजना लाई गई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो भी सदस्य थे उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या समान रखी गई थी। और फिर इसके बाद में देखिए दूसरा, वेवेल का विचार था कि देखिए वेवेल कौन थे, तो वेवेल उस समय वाइसराय थे भारत के। कौन थे, भारत के वाइसराय थे। और जो लॉर्ड लिनलिथगो है उसके बाद में ये वाइसराय बने थे। और देखिए, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था भारत का जो ऐसी व्यवस्था से है जो भारत का बंटवारा बच जाता है। और ये ऐसा कथन कहीं नहीं था। तो साथियों ये जो आर है ये गलत है, तो इसमें केवल ए सही हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो ये हो जाएगा इसमें सी। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। देखिए साथियों, यहाँ पे सत्य पूछा है, क्या पूछा है, सत्य। लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए या आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पे असत्य भी आ सकता है। तो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि सत्य ही पूछेगा, सत्य पूछेगा, नहीं, असत्य भी पूछ सकता है। या ऊपर सत्य दे के नीचे
कूट में से सही नहीं भी पूछ सकता है। ऊपर तो सत्य दे दिया, नीचे कूट अगर हमें दे तो उसमें से पूछ सकता है सही नहीं कथन है तो वो भी असत्य हो जाए। इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है संविधान सभा के बारे में बताना। देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है साथियों वो 9 दिसंबर को हुई थी और इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर के दिन जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर के दिन बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब हम और इसके अंतर्गत जो चुनाव जो सदस्य चुनकर आए थे वो पहली बात तो वैश्य मताधिकार पर आए थे। दूसरा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, साथियों प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं आए थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आए थे। उसके अंतर्गत जो चुनाव हुआ था उसमें वैश्य मताधिकार और अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो 2 गलत हो गया। अभी इसने 2 कथन गलत हो गया है, आगे के भी और पढ़ लीजिए साथियों। अगर 2 गलत हो गया इसके आधार पर जिसमें भी 2 है उसको काट के आप हल कर सकते हो, लेकिन आगे पढ़िए। वह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल था। उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, गैर कांग्रेस के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, और बाद में तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। और अब देखिए उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल कार्य किया। उसमें प्रांतीय समिति थी, उसमें प्रारूप समिति थी, उसमें संघ संचालन समिति थी और उसमें झंडा समिति थी। इस प्रकार की कई समितियां थी, मौलिक अधिकारों की समितियां थी। तो कई समितियों के माध्यम से काम किया है। तो 2 गलत है, बाकी सही है 3 और 4। अब देखिए 2 जिसमें भी काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो। देखिए अब क्या बच गया हमारे पास? 3 और 4। तो ये एक सत्य है लेकिन फिर भी इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 और 4। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रणीति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये दोनों ही कथन सही है साथियों, दोनों ही कथन सही है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन साथियों हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ था। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसके अंतर्गत आगे देखिए साथियों, तो ये हम इस गोलमेज सम्मेलन पे हमारी चर्चा हो गई और इसमें दोनों ही कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अगला देखिए, और जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा भी की थी, जो कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान लेके आया था। लेकिन उसमें क्या हुआ साथियों कि उसमें जो अंबेडकर साहब है और गांधी जी हैं, तो उनके मध्य विरोध हो गया, मतभेद हो गया और गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि भाई दलितों को पृथक निर्वाचन में नहीं दे सकता है और देश के और बंटवारा में नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार कह के उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और उस आमरण अनशन को उन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से सितंबर 1932 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य हुआ था। देखिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है, ये एक कथन सही हो गया। अब देखिए कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। देखिए ये इसका कारण नहीं है। कारण का मतलब होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या अपन इसको किस प्रकार से समझेंगे, कथन और कारण में क्या कैसे पकड़ेंगे साथियों, कि एक बाइक झाड़ियों से निकल गई, ठीक है, कुछ समय बाद में उसका पंचर हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि ये कथन तो था वह झाड़ियों से निकली, तो बिल्कुल सही है। कुछ समय बाद में पंचर हो गया तो ये भी सही है।
तो इसका मतलब ये कथन वहाँ पे और कथन और कारण बिल्कुल सही है, तो और स्पष्टीकरण भी करता है। लेकिन इसमें क्या इसका स्पष्टीकरण करता है, ये इसका कारण है नहीं है। ये ग्रहित करने से इसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता नहीं करता है। तो इसमें ये तो सही है, इसको ग्रहित सुविधान भी कहा जाता है, तो ये तो सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सत्य है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। बी आंसर हो जाएगा साथियों। क्योंकि इसको ग्रहित संविधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का, अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, बहुत सारे लिए गए हैं। जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन है, उसकी प्रस्तावना है, ये अमेरिका से लिए गए। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य है। तो इस प्रकार से कहीं और भी कई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है, कनाडा से संघीय व्यवस्था है। तो ये दूसरे देशों से ग्रहित किया गया था, इसलिए ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। अगला देखिए साथियों, अगला है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। सही है ये। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखिए दोनों ही सही है, लेकिन ये इसका कारण देखिए, भारतीय संविधान सबसे अधिक लंबा है। इसके अंतर्गत कितने 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। ये मूल संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी अनुसूचियाँ तो 12 हो गई है। तो और अगर अलग अलग बात करें तो अनुच्छेद भी लगभग 444 के आसपास पहुँच गए। वो कैसे मूल अनुच्छेद नहीं है, लेकिन जैसे कि अनुच्छेद 21 के, 39 के, 48 के, 43 के, इस प्रकार के अनुच्छेदों को मिलाकर 444 के आसपास कुछ हो गए, लेकिन मूल संविधान 395 ही है। तो इसके अंतर्गत ये इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए और आर सत्य है, सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देखिए साथियों, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं सूची में डाल सकती है। ये बिल्कुल सही है। और 9वीं सूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, और इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता है। साथियों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 9वीं सूची कब जुड़ी थी। साथियों 9वीं सूची जुड़ी थी 1951 में। कब जुड़ी थी? 1951 में। ये 18 जून की बात है साथियों। 18 जून 1951 के दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके 9वीं सूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। और 9वीं सूची के अंतर्गत देखिए उस समय भूमि सुधार कानून आया था, और भूमि सुधार में उस समय जमींदारों के पास में बहुत सारी भूमि थी, तो उनको सरकार के पास लेने के लिए उन्होंने ऐसे कानून बनाए, और उन कानूनों को क्या किया, उन्होंने 9वीं सूची में डाल दिए। और 9वीं सूची में जो डाले गए कानून हैं उनके अंतर्गत जैसे कि हम बात करें 31B, तो 31B के माध्यम से उन संविधान वो जो कानून है, जो विधियाँ हैं, और वो विधियाँ कितनी थी, लगभग 284 ऐसी विधियां हैं, यानी ऐसे कानून हैं जिसका न्यायालय उनका न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, या उसको पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता है, और उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने ऐसे प्रावधान बनाए। और उन्होंने क्यों बनाए? उनको पता था कि हर व्यक्ति की अगर हम ज़मीन लेंगे तो ज़मीन जैसे ही हम उसको सरकारी घोषित करेंगे, बड़े जमींदारों के पास में कई सैकड़ों बीघा ज़मीन हुआ करती थी, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये सब न्यायालय चले जाएंगे, और जब ये न्यायालय चले जाएंगे वहाँ जाके ये अपनी ज़मीन वापस छुड़ा लेंगे। तो उन्होंने पहले ही जब संविधान संशोधन किया था तब उन कानूनों को 31B में डाल दिया था। और 31B ये कहता है कि जो भी 31B के अंतर्गत जो भी कानून है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन साथियों एक बहुत बड़ा निर्णय आता है, कब? 24 अप्रैल एक सेकेंड, कब आता साथियों? 24 अप्रैल 1973 के दिन
इस निर्णय का आप भी नाम जानते होंगे, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो 31B में न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई कानून मौलिक ढांचे को यानी मूल ढांचे को या जिसे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो साथियों, अभी हमने इतनी जो चर्चा की है उसका ये निष्कर्ष निकलता है कि कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो गलत है। वो ये कब तक सही था? 1973 तक तो ये इसको सही माना गया था, 1973 तक। लेकिन जब केशवानंद भारती आ गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये कह रहा है कि नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। कब की जा सकती है? जब वो मूल ढांचे को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो इसमें साथियों केवल एक सही है। कौन सा सही है? केवल एक सही है। अगला देखिए साथियों, प्रश्नों का जो है ना लेवल है ये साथियों आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार का आएगा। और अगर आपके अब जो पेपर बनेंगे साथियों कॉन्सेप्चुअल पेपर आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके पास में डीपली नॉलेज है तो ही आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे, अन्यथा आप उनको टच करोगे तो आप उंगली टच करोगे तो उंगली कटवा लोगे, यानी कि आप नुकसान करवा लोगे साथियों, इस प्रकार से। तो अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपको पता है साथियों अनुच्छेद अनुच्छेद इसमें आएगा अनुच्छेद 45, आपको ही पता है निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ग्रामीण एवं शहरी निकाय यानी कि पंचायती राज में भी आपको पता है शिक्षा जोड़ा गया है, जो कि पहले राज्य सूची का विषय था, जिसको किस में जोड़ा गया? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में आते ही वो क्या हो जाता है, उसमें राज्य भी कानून बना सकती है। तो ग्रामीण और शहरी निकाय यानी कि जब पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को, एक तो आया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब आया था? 1992 में, 1992 में। और एक आया था 74वां संविधान संशोधन, जो कि ये भी 1992 में आया था। तो साथियों इसके अंतर्गत 73 में तो जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74 में जो ये शहरी निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसके अंतर्गत भी शिक्षा की बात करता है। फिर इसके देखिए पंचम सूची, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 में से जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको ही पता साथियों SC और SC के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, जो कि शिक्षा की भी बात करते हैं, शिक्षा और प्रशासन की बात करते हैं। और छठी अनुसूची में आपको पता है साथियों 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मैंने एक ट्रिक बताई साथियों, ATMM में मणिपुर नहीं आता है, मिजोरम और मेघालय आता है, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय और मिजोरम ये आते हैं। तो इनके कुछ विशेष प्रावधान है, जिसके अंतर्गत प्रशासन और शिक्षा का भी प्रावधान है, तो ये भी इसकी बात करता है। फिर 7वीं अनुसूची में तो आपको पता ही साथियों, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा का संबंध है। तो इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों ही शिक्षा की बात करते हैं। कि आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से 100% एफर्ट लगा के और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर कर दूँ मैं। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे साथियों तो प्रश्नों को आपको करने में आनंद आएगा, और प्रश्न आपके इतने इजी तरीके से आप उनको हल कर पाओगे कि जो दूसरे हैं उनसे आप काफ़ी आगे चले जाओगे, और अंत में आप सिलेक्शन को प्राप्त करोगे। अगला देखिए, भारत के संविधान के आमुख। देखिए यहाँ पे शब्दों को पकड़िए। आमुख का लक्ष्य, आमुख का अर्थ होता है उद्देशिका या प्रस्ताव। किसकी बात कर रहा है? ये प्रस्तावना, जो उद्देशिका या प्रस्तावना की बात कर रहा है, तो उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो प्रस्तावना क्या सुनिश्चित करती है? सामाजिक और आर्थिक न्याय बिल्कुल है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा।
तो ये बिल्कुल है। अब अगला देखिए साथियों, ये इसके अंतर्गत चारों ही सही है, तो 1 2 3 चारों ही हो जाएंगे। देखिए प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, और व्यक्ति की गरिमा यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। तो इस प्रकार से ये चारों ही सही हो जाएंगे साथियों। देखिए उद्देशिका कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो भारतीय संविधान का भाग है। तो सबसे पहले जो बेरूबारीवाद आया था, बेरूबारीवाद ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ यानी केरल राज्य, जो केरल राज्य का वो मामला आया था, उसको लेके और ये कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, कथन और कारण का। कथन देखिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए कितना डीपली प्रश्न है साथियों, इसके अंतर्गत सही है। पहले जो ये तो है ना बाद में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और किसकी जगह जोड़ा गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया था मैं आपको बता देता हूँ। SPA में साथियों, SPA का अर्थ होता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद कहाँ जोड़ा गया? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया और अखंडता को बाद में जोड़ा गया। तो ये दोनों ही जोड़े गए थे। तो इसमें आपको ये हो जाएगा दोनों ही सही है। और क्या है? ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि इसकी जगह ये जोड़े गए थे तो बिल्कुल सही है। A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या करता है साथियों। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। फिर अगला देखिए, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला देखिए, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये गलत हो गया भाई साथियों, क्योंकि राज्य का जो अध्यक्ष होता है, यानी मान लीजिए कि हमारे भारत का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, देश का जो वास्तविक अध्यक्ष है, लेकिन नाम और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सदस्य होता ही नहीं है। तो 3 गलत हो जाएगा। अब 3 किस में है? इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 1 और 2 सही हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए संसद में और भारत में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है भारतीय संविधान में, और वो भी किस में हुआ? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किस में हुआ है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत ये हुआ है कि अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में सलाह दे तो वो अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अगला देखिए साथियों, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं साथियों? अब इन पे देख लेते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल संसदीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है। और ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है।
देखिए यहाँ पे एकीकृत शक्ति इंटीग्रेटेड पावर का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है, जिसको अर्ध संघीय भी कहा जाता है। तो साथियों इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, 1 2 3, कौन सा आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 आ जाएगा, यानी 4 वाला गलत हो जाएगा साथियों। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, बिल्कुल है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल है। तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। देखिए ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आ रहे हैं। और ये कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य को कल्याणकारी प्रावधानों का निर्माण करना चाहिए। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों इसके अंतर्गत है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो बिल्कुल सही ये कथन हो गया। फिर कारण देखिए, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो देखिए ये जो संघीय प्रणाली है इसका प्रावधान तो है, लेकिन बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसके अंतर्गत जो केंद्र है वो शक्तिशाली है, बिल्कुल है, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं करता है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ये हो जाएगा, ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी आंसर हो जाएगा साथियों। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। देखिए भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये तो हो गया कथन। दूसरा कारण देखिए, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो भारत एक संघीय राज्य भी नहीं है, क्योंकि पूर्णतः संघीय कहीं नहीं है, और ये संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो इसके अंतर्गत साथियों दोनों ही गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत किस में है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही। ए तो सही है साथियों, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, सी आंसर हो जाएगा। संघवादिता तो है लेकिन व्यावहारिक नहीं है, इन पूर्णतः नहीं है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल होता है। परोक्षतः का मतलब होता है इनडायरेक्ट। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका डायरेक्ट चुनाव कहाँ होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं एमपी और एमएलए, विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के यानी कि संसद के सदस्य, संसद के भी कौन से सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के, लेकिन निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य ना तो विधानसभा के भाग, ना तो विधानमंडल के भाग लेंगे, राज्य विधानमंडल के, और ना केंद्र विधानमंडल के भाग लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। देखिए, और फिर भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मकवाद के साथ जोड़ा गया है, तो बिल्कुल सही है और स्पष्टीकरण भी करता है साथियों। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो अनुच्छेद 54 है, देखिए अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 दोनों ही कन्फ्यूज करते हैं कि दोनों ही निर्वाचन से संबंधित है। तो दोनों में ही क्या है, मैं साथियों यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल है, यानी कि कौन कौन भाग लेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा के अंतर्गत या विधान परिषद हो, उनके भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। ये तो हो गया इसमें इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि निर्वाचक मंडल आता है 54 के अंतर्गत। 55 में आती है उसकी प्रणाली का मतलब साथियों कि उसकी किस प्रकार से चुनाव होता है। तो आपको सभी को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली से होता है, उसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफ़र वोटिंग। क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफ़र वोटिंग। तो इस प्रकार से उनका चुनाव होता है। तो साथियों
आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 54 और 55 में क्या अंतर है। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कथन राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। बिल्कुल सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को खोजते हैं। बिल्कुल सही है। तो देखिए इसके अंतर्गत दोनों ही सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए राजनीतिक दल की बात करें तो साथियों वर्तमान के अंतर्गत 9 राष्ट्रीय पार्टियां, कितनी है? 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, यानी 9 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब देखिए उनमें से कौन कौन से हैं 9, तो साथियों उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि 9 कौन कौन से। अभी हाल ही में साथियों आपको पता है कि जब गुजरात के अंदर चुनाव हुए थे, तो गुजरात के अंदर चुनाव उस समय आम आदमी पार्टी को नौवीं राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। किसको बनाया था? आम आदमी पार्टी को बनाया गया था। पहले 8 थी, अब 9 हो गई है। तो उनके में एक बार आपको नाम बताते तो साथियों बीजेपी, कांग्रेस, फिर इसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और एक बसपा जो कि मायावती की है, और टीएमसी जो कि हमारी दीदी की है, और एक सीपीआई और सीपीआई-एम, और लास्ट में है कांग्रेस जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी है। जो आज के जो हम बात करें तो आज के दिनों में वो भारत जोड़ो यात्रा एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर रखा है। और साथियों ये भारत में जागरूकता लाने के लिए, मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल व्यक्तिगत अगर राय है तो बिल्कुल एकदम सही है। भारत जोड़ो यात्रा भारत में जागरूकता लाने के लिए वो ये कार्यक्रम है, तो अच्छा है। और राहुल जी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप अच्छा कार्य करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। बिल्कुल सही है साथियों। अगला देखिए, ये तो हो गया कथन। फिर देखिए विविधताओं के संयोजन से एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। देखो विविधताओं से निर्माण नहीं हुआ है साथियों, तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल क्या हो जाएगा साथियों, एक बार इसको ऊपर खिसका देते हैं। अगला देखिए इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा साथियों, ए तो सत्य है और आर गलत है, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उससे इसका निर्माण नहीं हो रहा है। अगला देखिए साथियों, यही कथन और कारण है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है साथियों। सबसे पहले हम अर्ध संघात्मक व्यवस्था के अंदर, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि न तो पूर्णतः संघात्मक न ही एकात्मक, उसको कहते हैं अर्ध संघात्मक। भारत को अर्ध संघात्मक कहने वाले थे केसी वियर। कौन थे? केसी वियर ने भारतीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहकर नाम पुकारा और या असंघात्मक कहा था। दूसरा देखिए, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं करता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। बिल्कुल सही है। अर्ध संघात्मक का अर्थ होता है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है नहीं एकात्मक। ये बिल्कुल स्पष्ट सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसमें ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए साथियों, संवैधानिक सरकार वह है जिसके अंतर्गत जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, इसको संवैधानिक सरकार नहीं कहते साथियों। अगला देखिए, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में
राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है उसे ही संवैधानिक सरकार कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है सीमित सरकार। क्या नाम है इसको? सीमित सरकार कहते हैं, जो सीमित होती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा साथियों। कौन सा सही हो जाएगा? ए तो गलत हो गया, तो केवल 2 सही हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? अब देखिए साथियों, हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है, उच्च सदन में कुछ सदस्य यानी कि राज्यसभा की बात कर रहा है साथियों, मनोनीत यानी कि कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही। अब देखिए ये सही की बात कर यानी कि कौन कौन से समान हैं। तो इसके अंतर्गत साथियों जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र के पास है। तो ये कहाँ से है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। ये किससे लिया गया है साथियों? कनाडा से लिया गया है। किससे लिया गया है? कनाडा से। तो इसके अंतर्गत साथियों ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये अमेरिका में है, लेकिन भारत के समान नहीं है। भारत में तो केंद्र के पास है, तो ये भी गलत हो गया। 1 और 2 तो क्या हो गया साथियों? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। और पॉकेट वीटो और जो राज्यसभा है के यानी कि उस सदन में मनोनीत सदस्य होते हैं। तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे? सही साथियों, सही हो जाएंगे। देखिए राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति साथियों? 12 सदस्य। देखो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले जो राष्ट्रपति है भारत के, वो है ज्ञानी जेल सिंह। कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। और इन्होंने कब किस पे किया था? डाकघर विधेयक पर इन्होंने अपना पॉकेट वीटो का अर्थ होता है साथियों कि अनिश्चित काल के लिए उसको लंबित कर देना, वो कहलाता है पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। कब किया था? तो 1985-86 में किया था। कब किया था? 1985-86 में किया था। अगला देखिए साथियों प्रश्न। तो ये प्रश्नों की सीरीज आज यहीं पे समाप्त होती है साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और ये इसमें आपको लगा है कि कुछ एडिशनल और कुछ अतिरिक्त आपको कुछ विशेषताएं बताई गई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लाते रहेंगे, और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से इसी प्रकार के प्रश्नों की हम चर्चा करते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।